हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 के लिए टीआरई 1 में जो पेपर आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सामान्य अध्ययन के और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी वर्क किया है कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है मैंने इसको अलग से सॉल्व करके रखा है, जिससे आपको बताने में आसानी हो और आपको अच्छे से समझ में आए। तो कोऑपरेट जरूर करिएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया है, फिर आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आप लोग थोड़ी सी बड़ी वीडियो होने वाली है, लेकिन बने रहिएगा पूरी वीडियो में, ठीक है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कराता तो यहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आधा अधूरा शॉर्टकट में मैं बता दूंगा तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने अलग से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है प्रॉपर तरीके से। तो आइए चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें दिया गया है यदि 1 + 27/169 = 1 + x/13। तो यहाँ पे अंडर रूट है, आप ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो मैं इसको चलता हूँ, यहाँ पे जो सॉल्व किया हूँ इसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जब एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ पे ये इंटू हो जाएगा 169, ये इसका बाई 1 करके भी आप ले सकते हैं। 169 + 27/169। अब देखिए एलसीएम आपको आना चाहिए, इतना भी नहीं आ रहा है तो फिर तो भाई बहुत ही गलत बात है। और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, बाई 1 करके ले लीजिए या डायरेक्ट इंटू कर दीजिए 13 + x/13। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों प्लस कर देंगे, 169 और 127 को प्लस करेंगे, 196/169 = 13 + x/13। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो 196 है ये स्क्वायर रूट होता है 14 का, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, और 169 का वर्गमूल क्या होता है यानी स्क्वायर रूट 13 होता है। अब स्क्वायर रूट भी आना चाहिए, जैसे मैं एक बार रफली बता दे रहा हूँ, 169 है तो ये 13 से होगा, 13 टाइम 13 1 जा, तो दो पेयर में से एक पेयर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट आपका यानी वर्गमूल क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऐसे 14 का करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपका जो स्क्वायर रूट आएगा 14 आएगा। अब ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई, ये भी स्क्वायर रूट और एलसीएम ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आप बेसिक मत बताइए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ पे 14/13 हो गया, और ये नीचे ऑलरेडी हैं। अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैंसिल कर लीजिए यहीं से, या फिर इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ ब्रैकेट लगा के। अगर यहाँ ब्रैकेट लगा के ये 13 ऊपर जाएगा तब भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहीं पे कैंसिल कर दिया हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको, टेक पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे देखिए +14 बचा है, यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, और यहाँ पे 13 + x, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 14 - 13 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन रुक जाइए, यहाँ पे अभी निगेटिव लेने पे भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब हम निगेटिव लेंगे तो -14 = 13 + x, और यहाँ पे -27 आएगा। देखिए ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं यही सॉल्व करके x = 1 आ गया, और ऑप्शन में देखिए यहाँ पे x = 1 है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 भी आ रहा है, लेकिन आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या आ रहा है -27 भी आ रहा है। तो इस चीज़ को मत भूल जाइएगा, यहाँ पे -27 भी आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू अगर हम बाहर करते हैं तो प्लस माइनस में आती है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लोग यही मार के चल जाएंगे, उन्हें लगेगा कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। इस ऐसे बहुत गलती हुई थी इसमें, इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है कि किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, लोग ऐसे वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे जो भी अभ्यर्थी हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे मिलीमीटर दिया गया है, तो पहले आपको यूनिट चेंज करनी है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन पे, देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए डायग्राम आपका ये हो गया। जैसे पहले बोला गया था, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और इसको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया जाता है जिसकी डायमीटर है 4 मिलीमीटर। इसको 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10, 10 से डिवाइड करेंगे 0.4, और यहाँ से ये डायमीटर है तो रेडियस निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0.4 / 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 ही आएगा। तो ये आपका आर हो गया। तो देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, बोला गया है कि कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए, ऐसे कुछ आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन इस कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये होता है 4/3 πr³। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या इतनी है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का एक कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इस कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, यानी कि गोले का 4/3 πr³, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि जो आपका इसे हिंदी में बोलते हैं सिलेंडर, यानी कि आप देख लेना हिंदी में
बेलन बोलते हैं इसको, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए R1 मैंने किया है, R2 किया है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेडियस अलग है और यहाँ की रेडियस अलग है, इसकी 0.2 है, इसकी 0.3 सॉरी इसकी 3 है, तो इसलिए मैंने अलग अलग रेडियस लिए। तो यहाँ पे पाई से पाई पहले कैंसिल कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद ये 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 स्क्वायर अलग कर दिया, और यहाँ से ये जो 3 था ये 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और ये 4 बचा हुआ है, और ये 0.04 इंटू एच है आपका, ठीक है। यहाँ से एच निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 अपॉन 0.04। तो ये पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा, तो ये 4 जो है 400 कर दिया, 9 इंटू अपॉन 4, अब 4 1 जा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। तो अब याद रखिएगा 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन में अब आंसर ये 900 सेंटीमीटर नहीं दिया है, दिया है 9 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 900 है तो कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 9 मीटर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं इसलिए बड़ी वीडियो लगेगी आपको या क्वेश्चन टाइम लग रहा है, लेकिन मैंने पूरा सोल्यूशन बताने की कोशिश की है। अगर मैं शॉर्ट में बताने का तो यहीं पे बता दूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है हर एक क्वेश्चन को करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि है। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर, यानी 30 कुर्सी बेच रहे हैं ये, तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सोल्यूशन पे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 30 कुर्सियां बेची जा रही हैं, यानी कि सेल प्राइस जो आपका 30 है, और हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है कि 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो जो लॉस है वो 6 है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, लॉस यानी हानि इक्वल्स टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे जो आपका एसपी है वो 30 है, और लॉस कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है, तो टोटल 36 हो गया। क्लियर है। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपका उसकी प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो लॉस फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, लॉस यानी हानि बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य यानी सीपी, और ये लॉस हो गया अपॉन 100, सॉरी यहाँ पे अपॉन 100 में बोल दिया, मीन्स ये फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इक्वल्स टू होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। मैं यहाँ पे थोड़ा हिंदी बताने के लिए भी कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी हिंदी के ही हैं, इसलिए मैंने हिंदी में सारी चीज़ें डिफाइन करने की कोशिश की है। यहाँ पे हिंदी में लिख दिया क्रय मूल्य, हानि, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हानि कितनी की हुई, 6 की, और टोटल CP कितना अभी निकल के आया 36, और इंटू 100 करेंगे तो ये आपका 6 6 36, 100 डिवाइडेड बाई 6, और इसको डिवाइड करेंगे तो 16 होल 4/6 आएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 16 होल 2/3%। तो आपका जो राइट आंसर होगा 16 2/3%, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा वीडियो बड़ी होने वाली है, थोड़ा आप कोऑपरेट करते रहिएगा, और मैं क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, ठीक है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो आपस में अंक बदल जाते हैं, तो संख्या है। तो ऐसी कंडीशन में मैं बता दूं, एक होता है यूनिट प्लेस और एक होता है टेंस प्लेस। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे आपने यूनिट प्लेस यानी इकाई का स्थान x ले लिया, और टेंस प्लेस यानी कि दहाई का स्थान y ले लिया। तो जब हम नंबर लेते हैं तो ये होता है नंबर, आपने पढ़ा होगा जब प्लेस वैल्यू पढ़ते हो 2 3 4, तो ये 1s प्लेस होता है, ये 10s प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है। तो यहाँ 1 का इंटू होता है, यहाँ पे 10 का इंटू होता है, यहाँ पे 100 का इंटू होता है। तो देखिए जब हम ये 10 यानी दहाई का स्थान y है और इकाई का स्थान x है, x प्लस, अब यहाँ पे दहाई का जब लिखेंगे तो ये 10y हो जाएगा, क्योंकि दहाई वाले अंक में तो आपका जो ओवरऑल नंबर मेन होगा वो होगा 10y प्लस x। ये इकाई का स्थान या दहाई का, दहाई में 10 का इंटू होता है, इकाई में 1 का, तो 1 का इंटू करेंगे तो x में बहुत बदलाव होने की बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन, इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब बोला गया है कि जो संख्या है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। तो यहाँ पे देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है,
माना इकाई का स्थान क्या है, x है, और दहाई का स्थान क्या है, y है। तो संख्या जो होगी मैंने वही बताया था 10y प्लस एक्स, ये मैंने प्रॉपर तरीके से भी बताया आपको। इस तरीके से संख्या ले लेंगे। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोला है ना अंकों का गुणनफल। अंक हमारा यूनिट प्लेस का अंक क्या है, x है, और फिर दहाई का अंक यानी कि जो टेंस प्लेस है वो y है। तो इनका गुणनफल 36 है। फिर आगे क्या बोला गया है, आगे ये बोला गया है कि जो संख्या है, मैं थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। जो संख्या है, जैसे संख्या हमारा क्या है 10y प्लस एक्स है, संख्या हमारी क्या है 10y प्लस एक्स है। तो जो संख्या है 10y प्लस एक्स, कह रहे हैं इसमें से अगर 45 माइनस कर दिया जाए तो हमारी संख्या के जो डिजिट होते हैं चेंज हो जाते हैं। यानी कि संख्या हमारी कितनी थी 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखिए 10y प्लस एक्स ही लिया है और इसमें से 45 घटा दिया, तो जो वंस प्लेस था वो टेंस में आ गया है। यानी कि हमारा इकाई का स्थान क्या था, x था, हमने अब इकाई के स्थान पे y कर दिया है और y की जगह पे x कर दिया है। तो ओवरऑल जो हमारा इक्वेशन बनेगा ये 10y है, इसको हम लेफ्ट में लेंगे तो -9y हो जाए, सॉरी y को लेंगे तो 10y माइनस वाई 9y, और यहाँ पे x है और -10x, तो -9x इक्वल्स टू 45। 9 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स, और यहाँ से जो पहला इक्वेशन आपने बनाया था एक्स वाई इक्वल्स टू 36, यहीं पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो y की वैल्यू देखिए x ये रहा आपका, और y की वैल्यू क्या है 5 प्लस एक्स। इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो आपका जो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये बन रहा है पूरा इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा -9 और x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन में 36 का ऐसा फैक्टर करिए, इंटू करने पे 36 हो और प्लस करने पे 5 हो या माइनस करने पे 5 हो। तो 9 और 4 का लिया है मैंने फैक्टर, 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 भी आ जाएगा। तो यही आपका दो फैक्टर होंगे यहाँ पे। तो देखिए जो निगेटिव नंबर होता है इस कंडीशन में हम उसको कैंसिल कर देते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू पता चल गई, तो x की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, जो सिंपल इक्वेशन होगा उसी में रख दीजिए। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, x की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ पे आपने निकाला था ना x की वैल्यू 4, अगर यहाँ पे रखेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो दोनों नंबर मिल गए। अगर दोनों x y मिल गया तो संख्या हमने क्या माना था 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 4 है, तो ये 10 9 जा 90 और प्लस 4 94। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपका कोई भी 94 नहीं है। किसी किसी का 49, आपको लगेगा कि यही ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन, सॉरी इसमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे, ई ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए स्क्वायर अपन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपन ए बी। तो इसको मैं पहले शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, फिर डिटेल में भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी। अब देखिए बी सी कैंसिल करेंगे, अगर बी सी कैंसिल करेंगे तो ए बचेगा। एलसीएम आपको लेना आना चाहिए भाई, एलसीएम नहीं आ रहा है तो फिर आप बहुत पीछे हो, याद रखिएगा। बीसी से डिवाइड करेंगे तो बीसी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, तो ए का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पे से सी ए कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा बी क्यूब, और यहाँ पे ए बी से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सी क्यूब। तो आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आइडेंटिटीज आपको। यहाँ पे जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे मैं प्रॉपर सोल्यूशन भी किया है, तो ये आपका नोट में मैंने बता दिया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सी ए थोड़ा सा यहाँ पे हट गया है, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूरा है। अब ये इक्वेशन था आपका, मैंने यही एलसीएम लेके अभी बनाया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और यहाँ से ए बी सी जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3abc, और ए बी सी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 3। क्लियर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 3 जब एबीसी कैंसिल हो गया था तो ये 3 आपका आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहले अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको पता चल गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये तो बता दिया मैंने। यहाँ पे ये सोल्यूशन जो कर रहा था ऑलरेडी मैंने वहाँ बता दिया, इसलिए यहाँ पे अब यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc अपन abc, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर सी आ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है
4 पावर x प्लस 1 प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10 है, तो इसका हल होगा। तो यहाँ पे याद रखेगा ये 5 ऑप्शन के आते हैं, तो इसका सोल्यूशन, इसके भी 2 आंसर आएंगे, किसी का एक आया होगा तो एक टिक करके आप चल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा इसका भी सोल्यूशन दिखा रहा हूँ कैसे करना है आपको, इसकी भी 2 वैल्यू आएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है 4 पावर, ये इक्वेशन आपका दिया ही है, तो यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 4 पावर x इंटू 4 पावर 1 प्लस 4 पावर 1 इंटू 4 पावर माइनस एक्स और बराबर 10। तो यहाँ पे 4 आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पावर x प्लस 1 अपॉन 4 पावर x इक्वल्स टू 10। तो 4 पावर x बराबर y लेंगे, अगर यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए आप 4 पावर, जैसे x y यहाँ पे x आया हुआ है तो x नहीं लेना है, इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो जो देखिए 4x दोनों में आ रहा है, तो ये 4 पावर x बराबर y हम ले रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन y हो जाएगा इक्वल्स टू 10। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, और ये हो जाएगा, ये y जो नीचे है ये इंटू हो जाएगा 10y में, और ये 4 का इंटू ऊपर हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 10y, और ये पूरा क्वाड्रेटिक बनेगा 4y स्क्वायर, इस 10y को लेफ्ट में ले लेंगे तो 10y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसका फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन भी था, देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 2 जा, तो ये 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए क्या करना है, इसका इंटू करना है, इसमें ये 4 हो जाएगा, 4 का ऐसा फैक्टर करिए, इंटू करने पे 4 आए और प्लस करने पे 5 आए, तो 4 और 1 का लेंगे और दोनों निगेटिव में लेंगे क्योंकि माइनस 5y है। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 2y कॉमन है तो y माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन है तो y माइनस 2 और y माइनस 2, और ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो y बराबर 2 और y बराबर 1/2। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही हैं y की, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब y बराबर हमने क्या माना था, y बराबर हमने माना था 4 पावर x, तो y बराबर 2 जैसे है तो ये 4 पावर x बराबर 2, और यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 और पावर x है, तो ये 2 पावर ऑफ पावर इंटू हो जाता है, यानी कि 2 पावर 2 पावर x करेंगे तो ये 2 पावर 2x हो जाएगा, यही लिखा है मैंने, ठीक है। और इक्वल्स टू यहाँ पे 2 पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो अब देखिए बेस सेम हो गया, तो घातों की तुलना करने पर तो ये 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। सिमिलर वे में x बराबर 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 4 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर माइनस 1 करेंगे, क्योंकि ये 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर 4 को वही 2 पावर 2x लिखेंगे जैसे इसमें लिखा था, ऐसे 2 पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ से अब बेस सेम हो गया तो घातों की तुलना करेंगे तो 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। तो इसमें भी क्या आ रही हैं, 2 वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2 और 1/2। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा इसमें हो जाएगा आपका 1 से अधिक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं तो इससे डी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, ऐसे बहुत गलती होती है, बीपीएससी थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता ही है, हल्के क्वेश्चन तो इस बार तो और टफ बोला है कि भाई लेवल अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है, यानी बहुपद। इसमें दिया गया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और -2x प्लस 4 है, तो gx का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहले यहीं पे मैं बता दूं, इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, यानी कि डिविडेंड डिवीजर भागफल भाजक भागफल शेषफल, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, fx इक्वल्स टू gx इंटू qx और प्लस क्या होता है rx होता है। ये आपका रिमाइंडर है, यानी शेष जो बचता है, और ये आपका जिससे डिवाइड करते हैं, और ये आपका जो आंसर आता है, और ये जिसमें डिवाइड करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये fx की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। gx हमें कह रहा है gx से विभाजित करने पर भागफल व शेषफल, यानी कि qx ये आता है, और gx भागफल और शेषफल है ये आपका rx हो गया, और ये आपका हो जाएगा qx हो जाएगा, और ये हो जाएगा fx हो जाएगा। तो आपको इसमें gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसी इक्वेशन में पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आइए चलते हैं, मैं पूरे सोल्यूशन को दिखाता हूँ आपको। देखते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला वही लिखा है मैंने, fx इक्वल्स टू gx प्लस qx प्लस rx। fx इक्वल्स टू ये दिया गया है, gx हमें फाइंड आउट करना है, qx ये दिया गया है, rx ये दिया गया है, और इसी इक्वेशन में ये पूरा मैंने वैल्यू पुट कर दी है। थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। fx की वैल्यू मैंने ये पुट की है, फिर gx की वैल्यू निकालनी है,
ये क्यू एक्स की वैल्यू है, ये आर एक्स की वैल्यू है। और इसको फिर क्या करेंगे, ये देखिए प्लस में है, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये प्लस 2x है, यहाँ पे माइनस 2x है, और यहाँ पे लेफ्ट में आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, और ये 2 पहले से यहाँ पे था, और ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, और जी एक्स इंटू ये इंटू में आपका ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद सॉल्व करने पर आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, क्योंकि देखिए 2x और x 3x हो गया, और 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू जी एक्स। अब यहाँ से जैसे हम और ये जो आपके साथ था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको इंटू में, तो इंटू में कोई नंबर रहता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। अब इसी चीज़ का हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड देखिए कैसे किया है, ये आपका इससे डिवाइड करना, और ये आपका जो पूरा एफ आ गया था इससे अब डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें एक्स क्यूब लाना है, एक्स इसका पहले से है तो एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटू करेंगे प्लस एक्स, और यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, तो ये आपका कैंसिल। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 3x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x, और ये माइनस 2 यहाँ पे नोट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, और यहाँ पे देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाता है आपको पता होगा। तो ये देखिए प्लस 2x स्क्वायर और माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ रहा है, x माइनस 2 जो जी एक्स आया, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका क्या होगा, x माइनस 2 होगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो बड़ी होने वाली है, थोड़ा सा कॉपरेट करते रहिएगा आप, क्योंकि मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे कोई बताएगा भी नहीं सॉल्व करके, क्योंकि वहीं पे शॉर्टकट में बता के चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि एक खिलौना एक शंकु के आकार का है, ठीक, जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। मान लेते हैं ये अर्धगोला है, ठीक, और ये कह रहा है शंकु के आकार का, तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर है। तो यही बोला गया 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले, तो इसकी जो व्यास है ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी मैं इसका सोल्यूशन भी दिखा रहा हूँ। और फिर आगे बताया गया है कि खिलौने की कुल ऊंचाई और इसकी कुल हाइट दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये 14.5 दे रखा है। ठीक, तो कह रहा है खिलौने का आयतन, इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि अर्धगोला, और ये कोन मतलब शंकु, इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखिए मैंने इस तरीके से बना लिया है। ये आपका जैसे ये पूरा 7 था, यहाँ से यहाँ तक 7 था। ठीक है, तो इसकी रेडियस हमें निकालेंगे तो 7/2 करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो पूरी हाइट कितनी थी, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, पूरी हाइट थी 14.5। अब 14.5 में से 3.5 माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस करके मैंने बताया, 14.5 माइनस 3.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो यानी कि जो शंकु की हाइट होगी ये वाली, ये आपकी 11 हो जाएगी। ठीक है, अब सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे देखिए आर मैंने सेम लिया है, क्यों सेम लिया है, क्योंकि देखिए कोन का भी आर सेम है और हेमिस्फीयर का भी आर सेम है, तो इसलिए मैंने आर दोनों का सेम लिया है। अगर ये अलग अलग होते तो यहाँ पे R1 R2 अलग अलग करते और कॉमन फिर नहीं बन पाता, फिर उसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे आर सेम है इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं। तो 1/3 देखिए दोनों में है और पाई आर स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ पे बच रहा है h और यहाँ पे बच रहा है 2, और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिया था तो एक आर बचा, 2r हो गया। अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू बोला गया था क्वेश्चन में 22/7 या 3.14 कोई भी रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 22/7 पुट करना है तो आपको यही रखना है। ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5। एच की वैल्यू कितनी है, सिलेंडर की जो कोन यानी कि शंकु की जो हाइट है 11 है, और 2 इंटू आर 3.5। अब देखिए यहाँ से 7 से कैंसिल कर दिया, 7 5 35, 0.5 आ गया यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ पे इंटू करेंगे तो 1.75 इंटू ये हो जाएगा 11 प्लस 7.0। फिर इसके बाद हो गया 22/3 प्लस 1.75। इसको हम अब सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखेंगे 22/3 प्लस 1.75 इंटू 11 प्लस 7 18 हो गया, और ये 3 से काटेंगे तो 3 6 या 18 हो जाएगा। ठीक है, और अब पूरा इसको इंटू कर देंगे
तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे तो 231 सेंटीमीटर क्यूब कौन सा है, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इन क्वेश्चनों में जो TRE 1 में क्वेश्चन आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें दिया गया कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला, एक मिनट में क्वेश्चन करा रहा हूं। हेलो, हेलो हेलो, हाँ अभी थोड़ा 10 मिनट बात कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ काम बिजी था, कर रहा हूँ अभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रस्मी में भाग लेते हैं, 320 रस्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 320 रस्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में, और दोनों में जो है वो 220 लेते हैं, तो कितने टोटल कितने हैं ये पूछा गया है। तो इसका देखिए दो तरीके से शॉर्टकट मेथड भी होता है जो कि वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, या फिर एक अपने सेट जब पढ़ेंगे 11th क्लास में या जब भी 10th क्लास में सेट थ्योरी थी, समुच्चय जिसे बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड में बता दूंगा। देखिए जैसे कि ये आपका अगर वेन डायग्राम से करेंगे तो बोला जा रहा है कि रश्मि मान लेते हैं, ये रश्मि वाला हो गया और ये तंबोला वाला हो गया। तो तंबोला रश्मि में है 320 और तंबोला में है 350, और फिर उसके बाद दोनों में जो दोनों हैं वो ये देखो कॉमन चीज़ है, ये वाला कॉमन है, तो ये 220 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि टोटल कितने हैं, तो टोटल क्या करेंगे, इसको प्लस करके, दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सोल्यूशन पहले बता दे रहा हूँ, पहले शॉर्टकट वाला मेथड बता देता हूँ जो अभी बताया था। तो देखिए आपको करना क्या है, टोटल अगर निकालेंगे तो 320 जो रश्मि का अलग है, तंबोला का अलग है, दोनों को प्लस कर देंगे और जो कॉमन चीज़ है इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका निकल के आ जाता है। ये दोनों प्लस करेंगे तो 670 माइनस 220 तो ये हो जाएगा 450। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर दूसरा मेथड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका एक फार्मूला होता है, रश्मि के 320 हो गए, तंबोला हो गया 350, दोनों में ये हो गया 220। तो इसका एक फार्मूला होता है यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में, एन, ये आर फॉर्म यहाँ पे रश्मि की बात कर रहा हूँ और टी फॉर तंबोला की बात कर रहा हूँ। तो आर यूनियन टी और इक्वल्स टू एन आर प्लस एन टी माइनस एन आर इंटरसेक्शन टी। तो एन आर की वैल्यू यानी रश्मि में कितने हैं 320 और एन टी का मतलब 350 यानी कि तंबोला हो गया, और दोनों यानी कि इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन जो दोनों में हो, तो दोनों में कितने हैं 220, तो इनको प्लस करके माइनस कर देंगे तो 450। वही चीज़ फार्मूले से भी हो रहा है और वेन डायग्राम से भी वही चीज़ें सेम है। ठीक है। और ये जो अगर पूछ लेगा कि ये टोटल ही है, अगर पूछ लेगा कि कभी कभी टोटल देके ये पूछ लेगा कि दोनों में कितने हैं, तो यही फार्मूले से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा, यहाँ पे 450 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है इससे रिलेटेड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो एक ही आयु होगी। तो 2 वर्ष पहले एक ही आयु, तो मान लेते हैं, माना अभी सोल्यूशन में फुल दिखा रहा हूं लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूं, माना कि एक ही आयु, माना एक ही आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक। तो 2 वर्ष पहले एक ही आयु, 2 वर्ष पहले निकालेंगे, शॉर्ट में बता दे रहा हूं, तो x - 2 हो जाएगा। और फिर आगे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद निकालेंगे, बाद में प्लस हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है इनका व्युत्क्रम, तो इनका व्युत्क्रम यानी कि 1/x - 2 प्लस 1/x + 2, दोनों का क्या है 2/3 है। तो इसी इक्वेशन को बस सॉल्व करना है आपको। तो आइए चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए वही चीज़ मैंने स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख के प्रॉपर बता दिया है। माना एक ही आयु x वर्ष है, 2 वर्ष पहले x - 2, 2 वर्ष बाद x + 2, उनकी आयु का व्युत्क्रम यानी 1/x - 2 1/x + 2 = 2/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे x - 2 x + 2, तो यहाँ पे x - 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर क्या बचेगा x + 2, और यहाँ पे x + 2 कैंसिल हो जाएगा x - 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2x। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा
2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8, और यहाँ पे पूरा इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन भी है तो ये हो जाएगा 2 3 4, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 और 1 का फैक्टर ले लीजिएगा। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन भी आपको आना चाहिए। देखिए बेसिक चीज़ है, एलसीएम, एचसीएफ, फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आ रही तो फिर मैथ्स आप कैसे करेंगे। ये सब बेसिक चीज़ें आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आप टीचिंग एग्जाम में जा रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 का फैक्टर मैंने 4 और 1 का लिया है तो -4x + x। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ -3 लाना है इसलिए इसको निगेटिव लिया है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में क्या है, -x कॉमन है तो x कॉमन है तो x - 4, इसमें 1 कॉमन है तो x - 4। तो दोनों में क्या कॉमन है, x - 4, और ये हो जाएगा x + 1, x = 4, x = -1। जो निगेटिव में आता है उसे कैंसिल कर देंगे तो a की आयु कितनी हो गई, 4 वर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 का अनूठा हल है। अनूठा हल यानी कि यूनिक सोल्यूशन की बात की जा रही है। तो इसके सोल्यूशन में मैं बता दूं, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में होता है a1/a2 = b1/b2, और देखिए अगर अनंत हल हैं तो तीनों बराबर होते हैं, a1/c1/c2 भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनंत हल की बात नहीं है तो इसको तो हम बाहर कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। यूनिक सोल्यूशन, अब देखिए अगर यहाँ पे नो सोल्यूशन होता है तब भी 2 बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता, और यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन जब आता है तो ये आपका कैंसिल हो जाता है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। तो ये बहुत क्वेश्चन गलती हुआ था। तो इस कंडीशन में देखिए a1 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 की वैल्यू x का कॉफिशिएंट। ये इक्वेशन किस तरीके का रहता है मैं बता दूं, a1x + b1y + c1 = 0, और फिर होता है यहाँ पे a2x + b2y और +c2 = 0। यही क्वेश्चन से कंपेयर करना रहता है। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, और a2 क्या है a1/a2 यानी कि 3, और यहाँ = b1 क्या है -k अपॉन b2 क्या है 2 है, और ये नॉट इक्वल्स टू है तो ये हो जाएगा k = -2/3 यानी कि -2/3, और याद रखिएगा नॉट इक्वल्स टू है। तो इसका मतलब क्या होता है, लोग यही ऑप्शन मार के चल देंगे -2/3। ये नॉट इक्वल्स टू मतलब k की वैल्यू -2/3 के अलावा कुछ भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे x बराबर -2/3 जो है ये नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। इसलिए जो आंसर दिया गया था बीपीएससी की तरफ से वो दिया गया था 1 से अधिक, डी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है आपका एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक, देखिए पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पे क्लियर हो गया। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102 पॉइंट यानी 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 और इंटू πr², ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का यानी कि त्रिज्यखंड का। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे देखिए रेडियस ये दिया गया है और ये एरिया दिया गया है, यानी इसकी वैल्यू दे दी गई है और रेडियस की वैल्यू दी गई है, ये थीटा पूछा गया है। तो इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। ये पिछला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया था, लेकिन ये बहुत छोटा क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे कोई बहुत ज़रूरी नहीं था एकदम दिखाना, वहीं पे मैंने क्लियर कर दिया था। अब देखिए r दिया गया है और a क्षेत्रफल दिया गया है, तो बस इसी में वैल्यू पुट करनी है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr², तो ये एरिया की वैल्यू है, r 14 है तो 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 2 = 14, और फिर उसके बाद ये मैंने 2 से कैंसिल किया है, 2 1 = 2 और ये 2 1 = 2, 2 8 = 16, 180 आ गया। फिर यहाँ पे ये सब 14 फिर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 14, 2 7 = 14 और फिर उसके बाद 2 9 = 18 और फिर ये 2 जो आया था इससे भी कैंसिल करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो जो आपको सॉल्व करना है ये सॉल्व करना है, जो बचा हुआ है नंबर, तो यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 102 इंटू ये जो 45 है ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, और ये 11 इंटू 7 जो बचा हुआ है ये, और ये डिवाइड हो जाएगा। तो पूरा इसको इंटू करेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा 464.5/77 और डिवाइड करेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देख लेना जो भी आ रहा है, लेकिन आपका ओवरऑल यहाँ पे जो लगभग में आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें दिया गया है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे तो ये दिया गया है आपका P बराबर यानी कि प्रिंसिपल जो दिया गया था 15,625, R 16%, तिमाही होने पर याद रखिएगा जब तिमाही देगा तो R को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 4% हो जाएगा। और टाइम जो दिया गया 9 माह दिया गया है तो इसका तिमाही निकालेंगे 3 महीने का तो 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 का 9 जो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिर फॉर्मूला आपका क्या होता है, A बराबर P 1 प्लस R/100 पावर n। तो P की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू दी गई है और पावर टाइम समेत 3 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आ जाएगा 17,576। अब इनटू आप लोग खुद करना है, अब यहाँ पे मैं हर एक चीज़ डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसके बाद अगर आपका ए आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है CI = A - P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से अमाउंट आपका भी निकल के आया है, उसमें से जो शुरुआत में प्रिंसिपल पता था ये 15,625 माइनस कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा आंसर 1,951 रुपये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 1,951, शायद यही भी ऑप्शन था, देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, वीडियो बड़ी हो रही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि समीकरण 3kx² - 25kx + k + 8 = 0 तो मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान 1 4 3 उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है C/A। तो ये बिल्कुल आसान ही है। तो इसका गुणनफल कितना दिया है 3 और C की वैल्यू कितनी है इसमें k + 8 है अपॉन और ये हो जाएगा 3k। तो ये हो जाएगा इंटू करेंगे तो 9k = k + 8। तो 9k - k करेंगे तो 8k आ जाएगा, 8k = 8। तो 8 से कैंसिल करेंगे तो k = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 14 में। अगला क्वेश्चन, ये भी एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया log √2 32 का मान। तो जिससे इसमें भी यहीं से कर सकते हैं √2। और देखिए √2 का पावर 10 करेंगे ना तो ये 32 के इक्वल होगा। √2 × √2 अगर करेंगे तो ये होता है 2। तो ऐसे 10 बार करेंगे तो ये 32 के इक्वल होता है। तो ये 10 जो है आगे आ जाएगा और ये √10 log √2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा। क्लियर है। इसमें मैथ्स का कुछ क्वेश्चन मैथ्स के रीजनिंग में दिए हैं तो वो जब रीजनिंग वाला पार्ट कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद 16 तक तो आपका मैथ्स है, फिर इसके बाद सामान्य अध्ययन का स्टार्ट हो जाएगा। 16 में दिया गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज कर्ण √2 18 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। थोड़ा ये धुंधला हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे है ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये दिया गया है कि जो बेस है x है और हमने माना है इसको x मान लिया है और जो इसका परपेंडिकुलर है वो 6 कम है और ये आपका हाइपोटेनियस दिया है यानी कर्ण दिया गया है। तो इसमें भी पाइथागोरस ये 90 का एंगल है तो पाइथागोरस लगा देंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसमें क्वाड्रेटिक बन के बहुत क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण बन जाएगा x² - 6x - 91 और 13 और 7 का फैक्टर ले लेंगे जो कि हमें लाना है -6, ठीक। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है 13 आ रहा है और x 7 आ रहा है। 7 नेगेटिव में इसलिए नहीं लेंगे। तो जो x 13 आएगा वही वैल्यू पुट कर देंगे इस पूरे में, यहीं तक था ये पूरा। x की वैल्यू जैसे यहाँ पे हमने जो माना था आप देखेंगे यहाँ पे अगर बेस पूछेगा तो यहाँ पे x कर देना और ये x 13 - 6 कर देंगे तो आपका आई थिंक 6 और 7 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 16 कितना आया था एक बार देख लेता हूँ मैं। ये आया था आपका 13 कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें, ये मेरा गलत हो गया था क्या। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन सा है, मैं एक बार यहीं पे कर दे रहा हूँ इसको। देखिए इसको मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ गलती हो रही है। 13 आ रहा है ये, जबकि इसमें आपका जो कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है इसमें। यहाँ पे चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 2 √2 18 होल स्क्वायर = x² +
x माइनस 6। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। मुझे लग रहा है कि मैंने जब सॉल्व किया था तो इसका आंसर चेक नहीं किया था। अगर ये इसमें से मुझे याद है इसमें से कोई एक ऑप्शन मैच कर रहा था, ठीक है, तो इसको जब भी मैं आगे कराऊंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं जो भी क्वेश्चन है इसको मैं दोबारा से यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ अभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में ये मैं जो डिस्कस कर रहा था अभी, ये क्वेश्चन में आंसर जो 13 और 7 आया था। यहाँ पे देखिए इसमें मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व किया था। इसमें आपका सॉल्व करने पा रहा था 13 और एक साइड x इक्वल टू 13 है और अगली साइड क्या थी x माइनस 6, यानी कि 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 और 13 आ रहा है। तो यहाँ पे 7 और 30 कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लग रहा था किसी ऑप्शन में ही ये करेक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन इसका राइट आंसर आपका ई है, इसमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर आ रहा है 7 13 ही सही होगा, ठीक है। इसमें आपका ई ऑप्शन राइट था। तो आइए चलते हैं अब जीएस के पोर्शन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जीएस का। जीएस में आपका यहाँ से स्टार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ये तीनों डिवाइस जो होती हैं वोल्टमीटर मापने के लिए, वोल्टेज विद्युत विभव को मापने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होती है सदिश मात्रा होती है, यानी कि यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अदिश और सदिश के बारे में पता होना चाहिए। अदिश राशि विच टाइप क्वांटिटी है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि जिसमें कोई परिमाण हो, दिशा ना हो, वो आपकी अदिश राशि होती है। सदिश राशि विच क्वांटिटी है ओनली विच क्वांटिटी हैव ओनली तो नहीं बोल सकते, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बोल सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो आपकी सदिश राशि कहलाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में डायरेक्शन भी होती है परिमाण के साथ साथ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिकतम भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। खड़े होने की स्थिति में आप सबसे ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट को दूर तक फेंक सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग पीला, बैगनी, नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर होगा बी होगा, बैगनी। आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ से पिघलने पर पृथ्वी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी, वैसी ही बनी रहेगी, उपयुक्त में से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 21 राइट आंसर हो जाएगा बी, गिरेगी। फिर इसके बाद दिया गया है कि इसमें निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 7 से अधिक, 7 से अधिक यानी बेस होना चाहिए। तो गैस्ट्रिक जूस ये आपका 7 से कम ही रहता है, सिरका ये एसिड में आ जाता है तो 7 से कम होता है। आपको पता होगा जो लाइनिंग बनती है 7 से कम और 7 से बड़ी, तो 7 से कम रहता है तो यहाँ पे एसिड यानी कि अम्ल होता है, और ये बेस तब होता है यानी क्षार तब जब 7 से बड़ा होता है। तो ब्लड, रक्त प्लाज्मा, इसकी लगभग 7 से ज़्यादा ही वैल्यू रहती है। जैसे ब्लड का 7.4 होता है तो रक्त प्लाज्मा का 7 पॉइंट ज़्यादा यानी कि बेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। 7 से अधिक यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर इसमें 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 24 राइट आंसर हो जाएगा बी, विरंजक चूर्ण। माता पिता के संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं रूपांतरण, आनुवंशिकता, जीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो माता पिता के संतति में लक्षणों के जो लक्षण पहुंचते हैं बच्चे में उसे क्या बोला जाता है? आनुवंशिकता बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये आपका टीआरई का 1 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट में जो आया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, अमीटर और वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल गलत है। मैं बता दूं, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और अमीटर करंट मेजर करता है और वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, यानी कि पोटेंशियल विभवांतर जिसे बोलते हैं। फिर अमीटर और श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अमीटर श्रेणी क्रम में, हाँ ये थोड़ा सा बेटर है, अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में, तो ये गलत है। फिर इसके बाद एक से अधिक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पाद होता है। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। कोई प्रक्रिया नहीं होती है उपरोक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 27 राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पाद बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है चराई, वनारोपण, वनोन्मूलन, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। देखिए, बाढ़ को रोकने के लिए वनारोपण यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। तो यहाँ पे 28 राइट आंसर हो जाएगा बी, वनारोपण यानी कि वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक। फिर इसके बाद है आपका, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जिंक टिन की तुलना में महंगा है। जिंक की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। जिंक की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। 29 राइट आंसर हो जाएगा सी, टिन की तुलना में जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए टिन का यूज़ किया जाता है, जो कि रिएक्ट नहीं करता है जल्दी। ठीक। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 30 का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा डी। इसमें डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, ये सभी चीज़ें सही हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनॉइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो इमली में क्या है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। 31 राइट आंसर बी। फिर इसके बाद दिया गया है यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के पाचन नल में उपस्थित बैक्टीरिया, चश्मे में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 32 राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राणियों के पाचन नल में उपस्थित बैक्टीरिया। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है? अरुण गोयल, पद्मश्री बिमल पटेल, अनूप राय, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 33 राइट आंसर हो जाएगा बी, पद्मश्री बिमल पटेल। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 35%, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 34 राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 10 से 15%। इसके बाद है यहाँ पे, किस राज्य में अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 35 राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से के थे? अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो ये थे मोरक्को के। 36 बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसमें दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला टेस्ट स्टे रेल पुल बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 37 राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात, राजस्थान, बिहार, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 38 राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। फिर अगला है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक, इरविन, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 39 राइट आंसर हो जाएगा सी, इरविन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 40 का जो राइट आंसर होगा डी होगा, एक से अधिक, क्योंकि ये सभी देश शामिल थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, पुतिन के खिलाफ जारी किया गया था। ठीक है, अरेस्ट वारंट। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पापुआ न्यू गिनी में, नामीबिया में, ब्राजील में, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 42 राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, पापुआ न्यू गिनी में। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? वाशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 43 राइट आंसर हो जाएगा, सी न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस का समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? यूके, यूएसए, जर्मनी, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 44 राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, यूएसए। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था जॉर्जी गोस्पोडिनो को, मार्गरेट एटवुड को, अरविंद अडिगा को, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 45 राइट आंसर हो जाएगा, ए जॉर्जी गोस्पोडिनो को। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? एलन मस्क, लिंडा याकारिनो, पराग अग्रवाल, एक से अधिक। तो देखिए, इस पहले तो ये बने थे और पराग को हटाया गया था, फिर उसके बाद जो लेटेस्ट थी वो लिंडा याकारिनो को बनाया गया था। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? 52.89, 63.68, 53.57। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि 51 पॉइंट समथिंग था महिला साक्षरता दर। तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, 47 ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ई इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, वह जानी जाती है वास्तुविद के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, पेपर मेसी कलाकार के रूप में, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो ये जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? इमली, आम, कदम, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 49 राइट आंसर हो जाएगा, सी कदम। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूजा, खीरा, तरबूज, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, धरातल पर उद्गम केंद्र ऊपर के स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर सुपीरियर के संबंध में सत्य है? यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 52 राइट आंसर हो जाएगा, बी, कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 53 राइट आंसर हो जाएगा, सी शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 54 राइट आंसर हो जाएगा, सी वेनेजुएला।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो यहाँ पे मैं ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, 3 लगभग जो ऑर्डर है तीनों में सेम ही ऑप्शन है, बट ये है कि इसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो 55 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, सौममंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। चाइना, बांग्लादेश, मिल्पा, रोडेशिया, जिम्बाब्वे, लद्दाख, मलेशिया। एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 56 जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, लद्दाख, मलेशिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नई ग्रीनविच से दोपहर से 12 बजे यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। दोपहर 2 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 10 बजे। एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है यहाँ पे, लगभग 1.5 घंटे के आसपास, 2 घंटे का, 12, 1, 2। तो यहाँ पे जो 57 का राइट आंसर ए है, तो 2 घंटे का लगभग अंतर रहता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है आपका महासागरीय पर्वतपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। सिलिका और एल्युमिना, सिलिका और निकल, सिलिका और मैग्नीशियम। एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 58 है जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। फसलों के बीच खाली जमीन में पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर के पत्थरों में घास आदि से ढकना, खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल लगाना। उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुलाव जैसे जैविक पदार्थ से ढकना, पदार्थ की परत से ढकना। अगला क्वेश्चन है भारत में खनिज तेल उत्पाद क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म। सुरमा घाटी, असम, लूनेज क्षेत्र, गुजरात, केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 60 का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। अरोड़ा असफ अली, सी राजगोपालचारी, जगजीवन राम। एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 61 राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। फरवरी, मई, नवंबर। एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 62 है, थोड़ा ये कन्फ्यूजन बना हुआ था जब आंसर की आई थी। तो यहाँ पे इसमें से कोई नहीं, बीपीएससी की तरफ से जो आंसर दिया गया था 62 का, इसमें से कोई नहीं, अलग महीना बताया गया था। कुछ लोग इसे फरवरी या फिर नवंबर भी मान रहे थे, लेकिन जो बीपीएससी की तरफ से आंसर दिया गया था वो ई ऑप्शन दिया गया था। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा गया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मादत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 63 राइट आंसर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस में गया अधिवेशन में भाग लिया था। उराव, संथाल, सन्यासी। एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 64 राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उराव। इसमें दिया गया है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित युग्म में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 65 राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें दिया गया 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 66 राइट आंसर हो जाएगा, सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देंगे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनीसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। सैयद अली जहीर,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत जीवत राम भगवान दास कृपलानी, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 67 राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 68 राइट आंसर बी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरोड़ा आशफ अली, गुलाब कौर, विष्णी देवी शाह, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 69 राइट आंसर हो जाएगा ए, अरोड़ा आशफ अली। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सॉरी यहाँ पे गलती हो जा रहा है बार बार पढ़ने में, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? देखिए गलती इसलिए हो रही, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी अगर मैं थोड़ा सा तेज़ी से क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो छोटी होगी, और छोटी वीडियो लोग पसंद करते हैं मतलब देखने में, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है, और बड़ी वीडियो बहुत आराम से कराएंगे तो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में कहीं कहीं मिसिंग हो जा रही है, तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा। आप बने रहिए और मैं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो होम रूल की स्थापना 1916 में की थी, किसने की, कहाँ पे हुई थी? पूना, बम्बई, नागपुर, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 70 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, पूना। अगला क्वेश्चन है, हुकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 71 राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ह्यूरोज, कैम्पबेल, हडसन, एक से अधिक। तो ये ह्यूरोज नहीं बोला था, क्योंकि जो सैन्य अधिकारी था झांसी की रानी के सामने लड़ने के लिए वो ह्यूरोज ही था, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो मैचिंग के लिए क्वेश्चन दिए गए थे, यहाँ पे दिए गए थे गरीबी हटाओ, इसका जो राइट आंसर था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 73। तो ए का ये दूसरा था, यहाँ पे ए का हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे कर ले हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट का सेकंड था इसमें, और फिर उसके बाद लोकतंत्र बचाओ, ये था आपका बी का थर्ड था जनता दल, और सी का आपका फर्स्ट था वाम मोर्चा यानी जोतने वाले को भूमि, और डी का ऑप्शन फोर्थ ही था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? ग्रेट ब्रिटेन साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, द कॉमिंटर्न, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 74 राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवालकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 75 राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख कौन सी थी? राजस्व में कमी, बेकार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने के खेतिहरों में प्रवेश खोलना, और एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 76 राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स परसेनेज, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 77 राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ आगे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है काफ़ी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो इन क्वेश्चनों में जो बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो 78 राइट आंसर हो जाएगा सी, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ठीक है, अगर इनको सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो और बड़ा वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया जाए। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो यहाँ पे 79 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुसंधान व विश्लेषण विंग। 80 का देखेंगे, यहाँ पे 80 में दिया गया कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बरदौली सत्याग्रह गुजरात। तो 80 का जो राइट आंसर है ये आपका सी हो जाएगा, बरदौली सत्याग्रह गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 81 राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये उपरोक्त में से एक से अधिक स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सामाजिक और शैक्षणिक, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 की आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस निर्णित हुई थी, किस वर्ष निर्णित हुई थी। 91, 92, 93, 1900 पूछा गया है। तो यहाँ पे 82 राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1992। अगला क्वेश्चन है, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था। तो 83 राइट आंसर ये हो जाएगा 32%, ये ऑप्शन राइट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सूची फर्स्ट और सेकंड मैच कराना है, तो इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 84 जो है 84 राइट आंसर है, ये ऑप्शन राइट है। 84 में मतलब फर्स्ट का दूसरा, बी का चौथा, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, तो ये आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो 85 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे आपके आंसर राइट है। ठीक है, इधर कुछ ज़्यादा ही लेंदी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है कि द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी। धर्मपाल तिलक गांधी। तो 86 राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित मुख्यतः किससे आश्वासित करता है। व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता, नागरिकों के न्याय और स्वतंत्रता और समानता। तो 87 राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक यहाँ पे स्टेटमेंट आपके राइट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किसने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी में ग्रसित है। तो 88 राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी कौन सा, सी एन.वी. रमना। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से ईवीएस का स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, 89 का ए ऑप्शन। 90 का देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। स्वपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। अवरक्त किरण, परावैंगनिक किरण, दृश्यमान किरण, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 91 राइट आंसर हो जाएगा बी, परावैंगनिक विकिरण। 92 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि
प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संगठन की प्रक्रिया संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन, रूपांतरक आवर्धन, तापजनक आवर्धन, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 92 राइट आंसर हो जाएगा ए, जैविक आवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है आपका जनसंख्या की वहन क्षमता को किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 93 राइट आंसर हो जाएगा सी, सीमित संसाधन। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी पीने का कारण होता है? नाइट्रेट, कैडमियम, फास्फोरस। तो 94 राइट आंसर ए हो जाएगा, नाइट्रेट। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, एक दिशीय, त्रिदिशीय। तो 95 राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर बी, एक दिशीय। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव। तो 96 राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 97 राइट आंसर हो जाएगा बी, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन से जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप हिरन, शेर, पादप मेढक, सांप, पादप खरपतवार, मछली, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 98 राइट आंसर हो जाएगा ए, पादप हिरन, शेर। फिर इसके बाद है पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 99 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन के उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं? सौर सेल, पवनचक्कियां, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 100 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें दिया गया है कि आहार श्रृंखला में खाद्यान्वित श्रृंखला को कहा जाता है? आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 101 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आहार जाल। इसके बाद देखेंगे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसमें खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 102 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1%। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो यहाँ पे जो है 103 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुंदरलाल बहुगुणा। ये पहले आंसर में ये अमृता देवी बिश्नोई दिया गया था, बाद में चेंज करके सी कर दिया गया था। इसमें लास्ट का क्वेश्चन है ये सामान्य ज्ञान में, आहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर को मौजूद होते हैं? स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसे बोलेंगे स्वपोषी। इसके बाद हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने चल रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपके 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं। इसमें बोल रहा है आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। तो इसका देखिए, जब भी मैंने डिवाइड किया था इसमें, तो 13/18 डिवाइड करेंगे ये, और इसको डिवाइड करेंगे ये, और इसको डिवाइड करेंगे ये, और इसको डिवाइड करेंगे ये, नंबर आ रहे हैं। आप नंबर देख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या जो आ रहा है 0.91, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 41/45, और सबसे छोटी कौन सी आ रही है 13/18। तो 41/45 सबसे लास्ट में किस में है? 41/45, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे देखिए, और उसके बाद नहीं है, तो इन दोनों में से, और सबसे छोटी संख्या 13/18 आ रहा है। 13/18 भी दोनों में है। फिर उसके बाद छोटी कौन सी आ रही है 0.80 और 0.85। तो यहाँ पे 51/60 आ रहा है। तो 51/60 किस में है आपका उसके बाद बढ़ते क्रम में है ना, तो उससे छोटा ढूंढना है। तो 29/36 पहले लेना है। तो इसमें आ रहा है कि सबसे छोटा जो है आपका पहला है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? और या एलसीएम से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब अगर नंबर ऑफ रो
ये और कॉलम सेम सेम हो तो ये इसका फॉर्मूला था ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 30 स्क्वायर आ जाएंगे। इसका राइट आंसर बी होता है। ये शॉर्टकट मेथड है। या काउंट करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है, ये तभी रूल अप्लाई होता है जब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम क्या हो, इक्वल हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। अगर मान लीजिए 2 रख रहे हैं तो पहले से 2 हैं तो टोटल 4। फिर अगर मान लीजिए 4 रख रहे हैं तो पहले से 4 हैं यानी कि 8। इस तरीके से रखा जा रहा है। इस प्रकार टोकरी में 25 दिन में पूरी भर जाती है, 24 दिन में पूरी भर जाती। तो कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी? 1/4 यानी कि 25% की बात कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुल जो अंडे हैं भरी हुए अंडे टोटल कितने हैं। मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, जब हम आगे चलेंगे इसका मैंने सोल्यूशन भी कर रखा है। मान लेते हैं कि 24वें दिन 100 अंडे टोटल भरे हुए हैं। तो इसका जस्ट इससे पहले इसका आधा होगा। अभी मैंने बताया पहले 2, अगर 2 रख रहे हैं तो 2 पहले से हैं, फिर 4 रख रहे हैं तो 4 पहले से हैं। तो ऐसे 100 है तो इसका आधा इससे पहले कितना रहा होगा? इससे पहले वाले दिन 50, फिर इससे एक दिन पहले कितने रहे होंगे? 25। तो 100 का 1/4 पार्ट यानी 25% कितना होता है? 25 होता है। तो यानी कि 22वें दिन उसमें 1/4 अंडे बचेंगे, 1/4 भरी थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 480 यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो बड़ी संख्या लगभग बताया, पूछा गया, लगभग भी नियर अबाउट। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर यहाँ पे मैंने किया है। तो यहाँ पे देखेंगे दो संख्याओं का योग 480, बड़ी संख्या ए मान लेते हैं, छोटी संख्या 480 माइनस ए में से कुछ माइनस करेंगे तो छोटी, मतलब इसमें से कुछ माइनस हो गया तो ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसमें 2% की कमी यानी कि 100 - 2 98/100 हो जाएगा और इसमें 10% की वृद्धि यानी 110/100 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने जो 100 दोनों डिनोमिनेटर में आ रहा था ये दोनों कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा 98 और ये आपका 110 से कैंसिल कर दिया है, 2 से मैंने किया है, 2 5 × 10 2 5 × 10 और पूरा इंटू करने के बाद ये आपका आ रहा है टोटल। पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ रहा है a = 26400/104 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3300/13 यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है इधर। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि परिमिति, ये आपका एक सीरीज दी रखी है 486 324 216 144। तो इसमें देखेंगे आप ये घट रहा है यानी कि कुछ माइनस हुआ होगा या कुछ डिवाइड किया गया होगा, इन्हीं दो में से कोई एक था। तो इसमें आप अगर देखेंगे पैटर्न क्या फॉलो करता है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। इसमें जो है एक 1.5 से डिवाइड किया गया है, इसमें 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 324 आएगा, फिर 1.5 से डिवाइड करेंगे 216 आएगा, 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 144। ऐसे ही इस तरीके से अगला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 144 डिवाइडेड बाई 1.5 कर रहे हैं तो पूरा कैंसिल करने के बाद आ रहा है 96। तो ये आपका 96 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी सीरीज से ही संबंधित है। इसमें देखेंगे तो इसमें दिया गया निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसका भी मैं आपको बता दूं। इसमें इस तरीके का पैटर्न लिया गया है। पहले जो है इसमें 0.5 का इंटू किया गया, फिर मतलब 0.5 हर बार प्लस करना है तो 0.5 का इंटू करेंगे तो 120, फिर 120 में 1 का करेंगे तो ये अगला नंबर जो होगा 120 ही आएगा। फिर अगले में 120 × 1.5 करेंगे यानी पहले 0.5 फिर 1 का, फिर इसके बाद देखेंगे 1.5 का, फिर 2 का, फिर 2.5 का। तो इस तरीके का पैटर्न है। तो यहाँ पे 1 का इंटू 120 में 1 का करेंगे तो 120 ही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका 120 ही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, फ्रिक्शन ग्राइंड करके, फिर BMDIY। ये कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब एक तरीके से ये नंबरिंग अल्फ़ाबेट की है, बस ये ध्यान रखना। तो याद रखिएगा इसमें क्या है, जी के अगर ऐसे देखा जाए तो ये प्लस बी के बाद देखिए ABCDEFGH। तो यहाँ पे क्या है, जी आया ना, तो बी के बाद देखा जाए तो 1 2 3 4 5। तो अगर इधर से देखा जाए तो +5 इधर उल्टा आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। बी के बाद +5, ऐसे एम के बाद +5, ऐसे बाद डी के बाद +5 आई,
फिर i के बाद +5 n, फिर y के +5 d हो गया। तो +5 का इस तरीके से अरेंज किया गया है। तो ऐसे इसका +5 कर देंगे तो f से पहले, तो f से पहले 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 111, यहाँ पे कुछ गलती हो गई क्या, +5 है ना, f के बाद, सॉरी f के बाद +5 है। तो देखिए f के बाद GHIJK, तो f के बाद 1 2 3 4 5 k आ रहा है। तो k सिर्फ एक में ही तो है, b में, तो आपका b ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद वही +5 करने हैं आपको सब में। क्लियर है। अगला देखेंगे, इसमें दिया गया है कि प्रयागराज से पटना जाने में 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने में कितने संभव रास्ते होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 रास्ते एक जगह से, 4 बाद में हो रहे थे। 5 4 या 20 डायरेक्ट इसमें कर दीजिएगा। इसका सोल्यूशन आई थिंक मैंने किया है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेता हूँ। जो है हमको लग रहा है मैंने इसका सोल्यूशन नहीं किया है। ठीक, तो आप इस तरीके से इसके 20 रास्ते हो जाएंगे। अगर डिटेल में देखें तो प्रयागराज से पटना जाने के 5 रास्ते हैं। ये प्रयागराज हो गया, ये पटना हो गया। ठीक, यहाँ से 5 रास्ते हैं। फिर कह रहा है और 5 मार्ग पटना से कोलकाता, पटना से, और यहाँ से 5 है, यहाँ से 4 हैं, यहाँ से कोलकाता के लिए देखा जाए। ठीक, तो कह रहे हैं कि पटना होते हुए, अब कह रहे हैं कि पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता, पटना होते हुए कोलकाता तक जाने के लिए। तो 5 यहाँ से हैं, तो 4 5 मतलब 4 यहाँ से है, 5 यहाँ से, तो टोटल 5 4 या 20 रास्ते हो सकते हैं, संभव, पॉसिबिलिटी जो है। इसमें दिया गया था सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वृत्त दीर्घवृत्त है, कोई वृत्त अधिपरवलय नहीं है, हर वर्ग आयत है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक से अधिक स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट थे। फिर इसके बाद यहाँ पे कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल आसान है। कोड शब्द को ये नंबर कोड को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टेप को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको पूछा गया किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एस का यहाँ पे देख लीजिए किसमें कोड है, एस का क्या है 18 है। तो 18 सभी में है, तो ये मान लेते हैं, किसी में भी ले लेते हैं। फिर पी का कोड क्या है, लास्ट वाला देख लीजिए 22 है, तो 18 22 हो गया। फिर उसके बाद आपका ओ का कोड क्या है 16 है, तो 22 16 ये हो गया। तो इसके बाद 16 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही आपका 114 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी एरिया ऑफ सर्कल दिया गया है 40 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 40 पाई स्क्वायर है, सॉरी इसका 40 पाई स्क्वायर, 40 पाई आर स्क्वायर बराबर 40 पाई स्क्वायर। तो देखिए पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, और ये आर स्क्वायर पर जो है ये बचा 40 पाई। ठीक, तो पूछा गया कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो साइड इंटू साइड कितना होता है 40 पाई ही तो होता है। तो आर स्क्वायर एक तरीके से एरिया ही तो हुआ, मतलब जो त्रिज्या आ रही है, इससे कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग, अगर इसका साइड लिया जाए आर बराबर √40 पाई। ठीक, तो √40 पाई लेंगे तो इस साइड हो गई, यानी कि ए बराबर साइड ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, इन दोनों का इंटू करेंगे तो रूट हट जाएगा, 40 पाई ही बचेगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि समूह में भिन्न शब्द को चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़, ABCD। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसमें 116 का जो राइट आंसर होगा ए होगा। इसको अलग बताया गया था, लेकिन इसमें अलग अलग सोच से काफ़ी आंसर भी सही हो सकते हैं मे भी। तो यहाँ पे लेकिन जो आंसर दिया गया था ए ऑप्शन ही दिया गया था। इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए बराबर 1, डी बराबर 2, पी बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। तो ए का स्क्वायर देखा जाए तो अगर ए की नंबरिंग क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो ये 1 ही आता है। फिर डी किसका होता है 4 नंबर पे होता है, डी होता है, इसका 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाता है। ऐसे जो पी होता है ये 16 नंबर पे होता है, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाता है 4। तो ऐसे 3 किस पे आता है ये 9, जो 9 का स्क्वायर रूट होगा 9 किस नंबर पे आता है
9 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये आता है बी ऑप्शन, यानी आई 9 नंबर पे आता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। तो आपका राइट आंसर आई हो जाएगा, क्योंकि ये आई 9 नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इसमें दिया गया है कि दो संख्याएं इतने के अनुपात में है, यदि उसका मौसा इतना है तो संख्याओं का योग। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि पहले ले लेते हैं संख्याएं रेशियो में दी हैं। तो मान लेते हैं कि ये हो गया एक संख्या 21x हो गई और एक 10x हो गई। तो दोनों संख्याएं हो गई, यदि उसका मौसा, तो फार्मूला होता है मौस इंटू लस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी। तो पहली संख्या 21x है और दूसरी कितना है? 10x है। तो मौसा कितना है? 11 है। तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? दोनों में कॉमन चीज़ 11 ही है, तो यानी कि x की वैल्यू 11 हो गई। तो इन्हीं में इंटू कर लीजिए, मतलब पहली जो संख्या होगी होगी 21x यानी कि 21 इंटू 11, और दूसरी संख्या होगी 10 इंटू एक्स यानी कि 10 इंटू 11। तो इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23। तो ये दोनों प्लस करेंगे तो आ रहा है 1 3 4 हो गया 3 341 आ रहा है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद है एक स्मार्टफोन P रुपये बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है। तो P और Q का रेशियो, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से करके दिखाया है कि माना CP क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं इसमें, तो लाभ कितना हो रहा है 10% का, तो 110 हो जाएगा। हानि कितना हो रहा है 4% का, तो ये 96 हो जाएगा। तो P और Q का रेशियो 110/96। एक तो ये भी दिया गया है और एक कैंसिल करने पे भी दिया गया है। तो जब इसका ऑप्शन देखेंगे तो डी वाला सही होगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन आ रहा है और ये भी है, तो इसका दोनों ऑप्शन राइट होगा। तो डी ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बाद में अगर कोई डाउट होगा तो आप बता देना, मैं इसका सोल्यूशन भी करा दूंगा। थोड़ा ये अलग टाइप का होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे दिया गया एजुकेशन शब्द में अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए। तो ये जो 120 था, इसका जो राइट आंसर था 14,400। ठीक है, तो ये थे टोटल पूरे क्वेश्चन जो कि TRE 1 में जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, उनमें मैंने मैथ्स के उसके साथ साथ सामान्य अध्ययन के और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगली वीडियो जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था फुल उसकी वीडियो आपको मिलने वाली है। आप उसके साथ साथ जो 6 to 8 की क्लासेस हैं उसकी भी मैं शॉर्ट में वीडियो पहले डालूंगा, लॉन्ग वाली वीडियो उसकी बाद में डालूंगा। तो चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।